एक गांव में सौम्या और कुसुम नाम की दो बहनें रहा करती थीं। सौम्या जहां बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी, वहीं कुसुम का रंग सांवला था। वो बेहद सीधी सादी थी। दोनों एक गरीब किसान की बेटियां थीं। उनकी माँ और पिता सबसे अधिक प्रेम सौम्या से करते थे। एक दिन सौम्या के पिता केशव खेत से थके हारे घर लौटे। आरती, तुमको हम बताएं, हमारी बिटिया सौम्या की सुंदरता के चर्चे तो दूर दूर तक के गांव में प्रसिद्ध होने लगे हैं। आज पता है, खेत में जमींदार आया रहा, बोला कि उसको हमारी पुत्री सौम्या बहुत पसंद है। मैंने सुना है जमींदार का पुत्र रतन बहुत ही सुंदर है। अगर जमींदार को हमारी पुत्री सौम्या इतनी पसंद है तो उससे कहो कि वो अपने पुत्र का विवाह हमारी बेटी सौम्या से कर दे। केशव उदास हो गया। हमने भी जमींदार से यही कहा था, परंतु उसने कहा कि अगर मैं भी उसकी तरह धनवान होता तो वो सौम्या को जरूर अपने हवेली की बहू बनाता। ये सुनकर आरती उदास हो गई। तभी केशव हल्का मुस्कुराया। अरे उदास ना हो रे आरती, मुझे विश्वास है कि हमारी सौम्या एक न एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर कर देगी। वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी है। आरती के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसी समय केशव की दूसरी पुत्री कुसुम पानी लेकर आई। पिताजी, आप खेत में काम करते करते थक गए होंगे। मैं आपके लिए शीतल जल लेकर आई हूँ। इसे पीकर आपकी थकान दूर हो जाएगी। केशव ने बुरा सा मुंह बनाया और अपनी पुत्री कुसुम को देखा। पानी पीने के बाद उसने कुसुम से कहा, ओ बेटा जी, रे तुम भी अपनी कुछ बहन सौम्या से सीखो। एक सौम्या है जिसकी बुद्धिमानी और सुंदरता के चर्चे हर गांव में प्रसिद्ध है, और एक तुम हो देवी जी, जो बिल्कुल उसके विपरीत हो। हमेशा चुप रहती हो, और सुंदरता का तो क्या ही कहना, इतनी सुंदर भी नहीं हो। और तुम्हें भी रोज सच संवर कर रहना चाहिए और बुद्धिमानी के गुण सौम्या से सीखने चाहिए। कुसुम मुस्कुराने लगी। पिताजी, मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी तकदीर में जो होता है वही उसे मिलता है। और फिर आपने तो सुना होगा, समय से पहले और तकदीर से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये सुनकर केशव चुप हो गया और वहां से चला गया। कुसुम अपने कक्ष में आ गई। तभी सौम्या वहां पहुंची, जो अक्सर कुसुम का मजाक उड़ाया करती थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम पिताजी की चापलूसी करके उनकी नजरों में चढ़ नहीं सकती। तुम्हें कोई प्रशंसा नहीं मिलने वाली। सौम्या, तुम्हारी गलत फहमी है। मैं पिताजी का ख्याल चापलूसी की वजह से नहीं करती, बल्कि एक बेटी होने का फर्ज निभाती हूँ, भले ही वो मेरी प्रशंसा करे या ना करे। सौम्या कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन सौम्या की माँ आरती ने उसे आवाज दी, सौम्या, आज जंगल से जाकर फूल तोड़कर ले आना। कुछ देर बाद सौम्या और कुसुम जंगल में फूल तोड़ने के लिए चली गई। फूल तोड़ते तोड़ते सौम्या की नजर एक वृक्ष के नीचे बैठे साधु महाराज पर पड़ी। वहाँ कुछ लोग थे जो साधु को अपना हाथ दिखा रहे थे। अरे कुसुम, वो देख, साधु महाराज बैठे हैं। सुना है उन्हें हाथ की रेखाओं का बड़ा ज्ञान है। वो हाथ की रेखाओं को देखकर बता देते हैं कि किसके भाग्य में क्या लिखा है। कुछ ही देर में दोनों बहनें साधु के पास पहुंची। साधु ने पहले सौम्या का हाथ देखा और मुस्कुराया। तुम्हारे भाग्य की रेखाएं तो बड़ी अच्छी हैं, परंतु तुम्हारा घमंडी स्वभाव तुम्हारे अच्छे भाग्य की रेखा पर एक काली लकीर खींच रहा है।
अगर तुम अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लो तो तुम्हारा भाग्य और भी प्रबल हो सकता है। मैं सुंदर हूँ, बुद्धिमान हूँ, और सुंदर और बुद्धिमान होने पर मैं घमंड क्यों ना करूं? खैर छोड़िए, मुझे तो मेरा भाग्य पहले से ही पता है। आप जल्दी से कुसुम की हाथ की रेखाएं देखिए और बताइए कि इसकी भाग्य रेखाएं क्या कहती हैं। लगता है बच्चे कि तुम्हें अपने भाग्य से ज्यादा अपने बहन के भाग्य के बारे में जानने की इच्छा थी, है ना? लाओ लाओ लाओ, हाथ दिखाओ। इतना कहकर साधु ने कुसुम का हाथ देखा। कुछ देर बाद वो बोले, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तुम्हारे हाथ की रेखाएं तो बहुत कुछ कह रही हैं बच्चा। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगा। कुसुम मुस्कुराई और अपना हाथ वापस खींच लिया। साधु महाराज, मैं केवल एक बात पर विश्वास करती हूँ। मेरी तकदीर में जो भी लिखा होगा वो मुझे मिलकर रहेगा, और फिर समय से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। शानदार, जबरदस्त, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, अद्भुत अद्भुत। बेटा, तुम्हारे विचार तुम्हारे भाग्य की रेखाओं की तरह बहुत ही बलशाली हैं। वाह। ये सुनकर सौम्या हंसने लगी। साधु महाराज, शर्त लगाती हूँ ये हमेशा गरीब ही रहेगी। साधु कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद दोनों बहनें अपने घर लौट आईं। कुसुम अपने कक्ष में चली गई, जबकि सौम्या ने सारी घटना अपनी माँ और पिता को बताई। अरे बेटा, अगर तुम अपना हाथ साधु महाराज को ना भी दिखाती ना, तब भी हमें पता था कि तुम्हारा भाग्य बहुत ही ऊंचा होगा। अरे काहे कि तुम इस गांव की सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान लड़की हो। अरे मेरी प्यारी बिटिया, आए हाय हाय हाय, किसी की नजर ना लग जाए। सौम्या फिर घमंड से मुस्कुराई और वहां से चली गई। अगले दिन सौम्या की माँ आरती अपनी दोनों बेटियों को बोली, सौम्या, कुसुम, आज फिर जंगल से फूल ले आओ, आज पूजा है। कुछ देर बाद सौम्या और कुसुम जंगल की ओर चली गईं और फूल तोड़ने लगी। तभी अचानक सौम्या की नजर एक वृक्ष पर बैठे हुए एक विचित्र पक्षी पर पड़ी, जो दोनों बहनों को घूर रहा था। अरे सौम्या, वो देख, वो पक्षी कितना विचित्र है। ऐसा पक्षी हमने कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ, और ये तो हमें ऐसे देख रहा है जैसे हमें अच्छी तरह पहचानता हो। कुसुम के इतना कहते ही वो पक्षी मनुष्य की आवाज में बोल उठा, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं एक मायावी पक्षी हूँ। ये सुनकर दोनों बहनें चौंक गईं। अगर तुम दोनों मेरी एक पहेली का अपनी बुद्धिमानी से सही उत्तर दे दोगी, तो मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई वस्तु दूंगा जिससे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। सौम्या तुरंत खुश हो गई। वहीं कुसुम शांत मुस्कान के साथ बोली, मुझे तुम्हारी पहेली जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा भाग्य इतना कमजोर नहीं कि एक पहेली से बदल जाए। जो मेरी तकदीर में लिखा है वही मिलेगा। पक्षी कुछ देर कुसुम को देखता रहा, फिर सौम्या की ओर मुड़ा। क्या तुम्हारे यही विचार हैं? मेरी बहन मूर्ख है। उसकी मूर्खता के चर्चे पूरे गांव में प्रसिद्ध हैं। वो मौके का फायदा उठाना नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ। मैं अपने गांव की सबसे बुद्धिमान लड़की हूँ। तुम अपनी पहेली पूछो, मैं जरूर सही उत्तर दूंगी। तो सुनो, मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना पैर के चलता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना शरीर के दुनिया हिला देता हूँ।
बताओ, मैं कौन हूँ? इस पहेली का उत्तर है हवा, क्योंकि हवा बिना पंख उड़ती है, बिना पैर चलती है, बिना मुंह के आवाज पैदा करती है और तूफान बनकर दुनिया हिला देती है। वाकई तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ सौम्या के सामने एक पत्थर प्रकट हुआ। ये लो, ये एक जादुई पत्थर है। याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल एक बार कर सकती हो, सिर्फ एक बार। किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती हो, सिर्फ एक बार। उसके बाद ये पत्थर गायब हो जाएगा। इतना कहकर मायावी पक्षी रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। सौम्या खुश होकर पत्थर उठाकर कुसुम के साथ घर लौटी और सारी घटना अपने माता पिता को बताई। अरे वाह 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 मेरी बेटी, अरे वाह वाह वाह, हाय 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 मेरी बिटिया रानी, नजर ना लगे। देख कुसुम, अगर तू भी पहेली सुलझाती तो तेरे पास भी पत्थर होता। अरे धात, लेकिन तू है एक नंबर की मूर्ख की मूर्ख। क्या कहूँ अब मैं, समझा समझा के थक गया। पिताजी, मुझे अपनी तकदीर पर पूरा भरोसा है। पिताजी रहने दीजिए, अगर इससे पहले पहेली पूछी जाती तो ये उत्तर ही नहीं दे पाती। बेटा सौम्या, अब ये बताओ कि किस चीज को सोने का बनाया जाए ताकि हम बहुत अधिक धनवान बन जाएं? बताओ। सौम्या गहरी सोच में डूब गई और बोली, पिताजी आप ऐसा कीजिए, घर की सारी कीमती वस्तुएं बेच दीजिए, उनसे जो सिक्के मिलेंगे उन्हें एक बड़े बक्से में भर दीजिए। मैं एक ही बार में उस बक्से और सारे सिक्कों को सोने में बदल दूंगी। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, नजर ना लगे मेरी बुद्धिमान बेटी को। हाँ बेटा, यही करूँगा। हाँ। केशव ने तुरंत सामान बेच दिया, बहुत सारे सिक्के लेकर बक्से में भर दिए और सौम्या को दे दिया। हाँ, ये लो बेटा, ये बक्सा सिक्कों से भरा है, लो। सौम्या पत्थर उठाकर उस बक्से को स्पर्श करते हुए बोली, मैं चाहती हूँ ये बक्सा और इसके अंदर की हर वस्तु सोने की बन जाए। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ बक्सा सोने का बन गया और पत्थर गायब हो गया। सौम्या ने जैसे ही बक्सा खोला, अंदर के सारे सिक्के सोने के सिक्कों में बदल चुके थे। अरे वाह 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 मेरी पुत्री, तेरी वजह से हम धनवान बन गए। हाय 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 हाय, नजर ना लगे मेरी बिटिया रानी को। पिताजी, अब आपकी गरीबी के दिन दूर हो गए। लेकिन केशव ने गुस्से से कुसुम को देखा। हाँ, गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन हाँ, तू इस बक्से से दूर ही रहना। ये बक्सा सौम्या का है, इन सोने के सिक्कों पर उसी का अधिकार है, समझ लेना। अरे रे रे रे, बड़ी बुद्धिमान है मेरी बिटिया रानी, नजर ना लगे इसको। कुसुम चुप रही और वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद केशव गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उसका टूटा फूटा घर अब एक आलीशान हवेली बन गया और अब वो कई खेतों का मालिक भी हो गया। एक दिन केशव अपनी हवेली में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ जमींदार अपने पुत्र रतन के साथ आ पहुँचा। केशव जमींदार को देखकर खुश हो गया। केशव भाई, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी पुत्री सौम्या मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उस समय तुम धनवान नहीं थे, इसीलिए मैं उसे अपनी बहू नहीं बना पाया। लेकिन हाँ, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मैं अपने पुत्र रतन के लिए सौम्या का हाथ मांगने आया हूँ। अरे, मुझे कब से आप ही का इंतजार था जमींदार जी। ये रिश्ता मुझे मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ठीक है,
मैं अपनी पुत्री सौम्या का विवाह धूमधाम से करूंगा। जमींदार और रतन खुश होकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद कुसुम आकर खड़ी हो गई। पिताजी, आपको सौम्या का विवाह जमींदार के बेटे से नहीं करना चाहिए। जमींदार ने सौम्या की सुंदरता देखकर नहीं, आपका धन देखकर ये रिश्ता किया है। अरे जब तेरे अंदर दिमाग है नहीं तो चलाती काहे को है? नहीं तो कितनी बार कहा है कि इन सब मामलों में दखल मत दिया करो। फालतू की राय किसी ने नहीं पूछी तेरी, अपने काम से काम रख। इतने में सौम्या वहां आ गई। ये क्यों नहीं कहती कि तू जल गई है? मेरा रिश्ता ऊंचे घराने में हो रहा है, इसलिए तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सौम्या, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। तुम्हारी खुशी देखकर मैं खुश होती हूँ। मैं तुमसे क्यों जलूंगी? क्योंकि ना तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो, ना ज्यादा बुद्धिमान, और अब तुम सह नहीं पा रही कि जमींदार स्वयं रिश्ता लेकर आया है। गलतफहमी का कोई इलाज नहीं होता। अगर तुम ऐसा ही सोचती हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुसुम चुपचाप वहां से चली गई। कुछ समय बाद सौम्या का विवाह रतन के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ और वो जमींदार की हवेली में चली गई। समय बीतता गया। एक दिन आरती ने केशव से कहा, अब कुसुम का क्या करेंगे? वो भी जवान है, उसके लिए भी कोई अच्छा वर तलाशना होगा। अब जमींदार तो सौम्या के लिए खुद ही चलकर आया था, पर कुसुम के लिए तो अभी तक कोई रिश्ता आया ही नहीं, और आएगा भी कैसे? एक तो वो बहुत ही साधारण दिखती है, दूसरा बुद्धिमान भी नहीं है सौम्या जैसी। क्या कहूँ इसको मैं। वो दोनों नहीं जानते थे कि कुसुम उनकी हर बात सुन रही थी। उसका मन उदास हो गया। अगले दिन वो चुपचाप घर से निकलकर जंगल की ओर चली गई। कुसुम एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। अगर मेरी तकदीर में अच्छा वर लिखा होगा तो वो मुझे जरूर मिलेगा। तभी उसकी नजर एक तालाब के किनारे पड़ी, जहां एक घायल युवक गिरा हुआ था और एक नकाबपोश तलवार से उस पर वार कर रहा था। हे भगवान, इसकी जान तो खतरे में है। वो पूरी शक्ति से दौड़ी और नकाबपोश को जोर से धक्का दे दिया। नकाबपोश तालाब में गिरा और चीखते हुए बोला, मुझे तैरना नहीं आता। कुछ ही पल में उसकी आवाज शांत हो गई। कुसुम तुरंत घायल युवक के पास पहुंची, जो खून से लथपथ पड़ा था। वो उसे सहारा देकर किसी तरह अपनी हवेली तक ले आई। हैं? ये कौन है कुसुम? कहाँ से पकड़ लाई इसको? पिताजी, ये जंगल में घायल पड़ा था। एक नकाबपोश इसे मार रहा था। अगर मैं देर कर देती तो ये मर जाता। क्या पागल हो गई हो? तुमने उस नकाबपोश को धक्का दे दिया। न जाने वो कौन था और ये व्यक्ति कौन है। माँ, अच्छाई और बुराई पहचानने की समझ मुझ में है। वो नकाबपोश दुष्ट था। अगर मैं उसे ना रोकती तो वो इस युवक को भी मार देता और शायद मुझे भी। केशव ने मुंह बनाया। अरे मेरे पास और कोई काम धाम नहीं है क्या? हैं? मैं सड़क पर पड़े लोगों की सेवा करूंगा क्या? तुम लाई हो, किसी कमरे में लेटा दो और वैद्य जी को बुला लाओ। मुझसे कोई उम्मीद मत करो। अब वही उसके जख्मों को ठीक करेगा। पता नहीं कहाँ से ले आई इसको। कुसुम चुपचाप युवक को उठाकर एक कक्ष में ले गई और एक वैद्य को तुरंत बुलवा लिया। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही बुरी तरह से घायल है। देखो, मैं इसके घाव को ठीक करने के लिए तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना,
अगर तुमने जरा सी भी लापरवाही की तो इसकी जान जा सकती है। ये भी किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा। मैं इसे बचाने का पूरा प्रयास करूंगी। वैद्य के जाने के बाद कुसुम दिन रात उसकी सेवा में जुट गई। कुछ दिनों बाद युवक होश में आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मुझे याद आ गया। जब वो नकाबपोश मेरे ऊपर वार कर रहा था तब तुमने ही मुझे बचाया था। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। वो नकाबपोश एक डाकू था जो मेरा धन छीनने का प्रयास कर रहा था। देखो, मैं राज्य में मजदूरी करके अपने गांव जा रहा था कि तभी उस नकाबपोश ने मुझे घेर लिया और उसके बाद की कहानी तो तुम जानती हो। चलो, अच्छा है कि तुम्हारी जान बच गई। कुछ दिन बाद आदित्य पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, लेकिन कुसुम मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी। एक दिन केशव आदित्य से बोला, हाँ भाई, मेरी पुत्री कुसुम ने बताया कि तुम एक गरीब मजदूर हो और मजदूरी करके लौट रहे थे और डाकू तुम्हारा धन छीनना चाहता था। अब जब तुम ठीक हो गए हो तो अपने घर वापस कब जा रहे हो कि यहीं अब रहने का इरादा है? नहीं, मैं आज ही निकल जाऊंगा, माफ कीजिएगा। तभी अचानक रतन और सौम्या हवेली में आ पहुँचे। पिताजी, मैं और मेरे पति कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आए हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। नजर ना लगे मेरी बिटिया रानी को। हाँ, मुझे पता लगा कि तुम एक सड़क पर पड़े हुए राहगीर को उठा लाई और दिन रात उसकी सेवा में जुटी हुई हो। तो मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ, बोलो, क्या बात है? देखिए, मुझे आपकी पुत्री कुसुम से प्रेम हो गया है। मैं कुसुम का हाथ आपसे मांगना चाहता हूँ। मैं उससे मन ही मन प्रेम करने लगा हूँ। ये सुनकर केशव चौंक गया। उसकी नजरें कुसुम पर टिक गईं। मैंने आदित्य की लंबे समय तक सेवा की है। मैं भी आदित्य से प्रेम करने लगी हूँ। मुझे आदित्य से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं। अरे, तुझमें बुद्धि बिल्कुल नहीं है क्या? पागल हो गई है क्या? एक साधारण मजदूर है ये, अपना पेट नहीं पाल पाता। डाकू इसके पीछे पड़े हैं, सारा जीवन गरीबी में कटेगा। प्रेम हो गया है। मुझे अपनी तकदीर पर पूरा भरोसा है। पिताजी, कर दीजिए विवाह। वैसे भी इसके लिए अच्छे रिश्ते आ नहीं रहे। जीवन भर कुंवारी बैठने से बेहतर है कि ये किसी मजदूर के ही पल्ले बन जाए। आदित्य और कुसुम का विवाह मंदिर में साधारण तरीके से कर दिया गया। सौम्या विवाह के वक्त भी कुसुम का मजाक उड़ाती रही। कुसुम चुप रही, आंसू संभालती हुई आदित्य के साथ निकल पड़ी। हाँ, क्यों कुसुम, कहीं तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद आदित्य उसे गहरे जंगल से होते हुए एक राज्य की ओर ले गया। ये तो महल है। तभी एक सैनिक भागता हुआ पहुंचा। हाँ, राजकुमार, हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। आप नहीं जानते हमें कितनी खुशी हो रही है आपको जीवित देखकर। आइए। कुसुम स्तब्ध रह गई, उसकी सांसें थम गईं। हाँ, मैं राजकुमार हूँ, राजकुमार आदित्य। और जो नकाबपोश मुझे मार रहा था वो मेरा मंत्री था। उसने छल से मेरे पिता की हत्या कर दी और मुझे भी मारने आया था। कुसुम, अगर तुम ना होती ना तो वो अपने मकसद में सफल हो जाता। तुमने मेरी जान बचाई।
ये सुनकर कुसुम चौंक गई और राजकुमार आदित्य से बोली, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजकुमार आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्चा प्रेम है या फिर नहीं। लेकिन तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्चा प्रेम था, क्योंकि तुमने बगैर ये जाने कि मैं राजकुमार हूं मुझसे विवाह करने के लिए हामी भर दी, जबकि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मजदूर हूं, डाकू मेरे पीछे पड़े। मुझे एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो मुझसे प्रेम करे, ना कि राजकुमार से जिसके पास राजपाट धन दौलत है। जो मेरे दिल से प्रेम करे वो मुझे चाहिए थी, और वो तुम हो कुसुम। कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। कुछ समय बाद राजकुमार आदित्य कुसुम को उसके घर लेकर आया। सैनिकों को देखकर केशव और आरती दंग रह गए। इत्तेफाक से वहां पर कुसुम की बहन सौम्या भी थी। अपने पति के साथ कुछ दिन अपने घर पर रहने के लिए आई थी। कुसुम अपने परिवार वालों को सारी घटना बताते हुए बोली, पिताजी, मैं कहती थी ना, अगर मेरी तकदीर में अच्छा लिखा होगा तो वो मुझे मिलकर रहेगा। सौम्या को अपने किए पर शर्म आने लगी। दूसरी ओर केशव को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी रंग बिरंगी आभा के साथ वही साधु प्रकट हुआ जिसने दोनों बहनों की हाथ की रेखाएं देखी थी। पक्षी के रूप में मैं ही था। मैंने तुम दोनों की परीक्षा ली थी। मैंने कहा था ना, अगर तुम अपने स्वभाव को बदल लोगी तो तुम्हारा भाग्य और आगे जाएगा। पर तुमने नहीं माना। इसके विपरीत कुसुम ने अपना स्वभाव अच्छा रखा, घायल युवक की सच्चे मन से सेवा की, ये जाने बिना कि वो एक राजकुमार है। और देखो, वो एक राजकुमारी बन गई। इतना कहकर साधु उसी तरह गायब हो गया। कुछ दिनों बाद कुसुम अपने पति राजकुमार आदित्य के साथ अपने महल लौट गई और कुसुम की तकदीर ने सच साबित कर दिया कि समय से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिलता।